अध्यक्ष महोदय, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बिल शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस बिल के बारे में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से भी विस्तार से विचार विमर्श और बातचीत कर रही है। जब नई सरकार बनी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दल बदल की प्रवृत्ति हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे कोई भी दल अछूता नहीं रहा है। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। मतदाता यह सब देखता रहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं मजबूत बनाया जाए। महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कानून किसी भी तरह के राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों में इस बारे में आज भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अपने मन से संदेह को हटा लें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा दूर किया जा सकता है। यह खुशी की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य संसद ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे भी विचारणीय हैं। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमज़ोर करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसमें शक नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो। समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना अनिवार्य है। कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को अधिकाधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए ताकि इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा सके। इस कानून के बारे में विद्वानों के विचार क्या हैं, इस पर बैठक में विचार किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर मुझे देश के उन होनहार युवकों से
बातचीत करने का मौका मिला है, जो कि यहाँ पर उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण भारत में जहाँ की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, गांधी के प्रयास और इसने से हिंदी के प्रचार का काम शुरू हुआ। गांधी जी एक महान नेता ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक दिशा दी। आज़ादी मिलने के बाद जो हमारे देश के लिए बाधाएं बन सकती थी, उन सब के बारे में उन्होंने सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी के प्रयास से ही दक्षिण में हिंदी प्रचार को आज़ादी के एक प्रमुख साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान मिला। भारत की आज़ादी की लड़ाई में ऐसे अनेक साधनों का प्रयोग हुआ जो देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण थे। इन साधनों में हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन समस्या, जातिवाद की समस्या और खादी की समस्या आदि प्रमुख थे। इन सब साधनों के साथ हमें हिंदी को भी मानना यह इसलिए आवश्यक था कि अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में लोगों में अनेक शंकाएं थी कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले और आज़ादी की प्राप्ति के बाद भी दक्षिण में कभी भी यह भावना पैदा नहीं हुई कि वे हिंदी का विरोध करें। कुछ राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ के लिए भाषा को एक राजनीतिक साधन के रूप में अपनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। सूचना और समाचार माध्यमों ने भी इसे अपने व्यापार को बढ़ाने के एक साधन के रूप में लिया और कुछ लोगों द्वारा कही गई बातों को इस प्रकार जनता के सम्मुख रखा कि लोग समझने लगे कि यह दक्षिण की जनता की भावना है और वह हिंदी का विरोध कर रही है। यह ठीक है कि उस समय यदि तुरंत सारा काम हिंदी में करना आरंभ कर दिया जाता तो दक्षिण ही नहीं, देश के अनेक भाषाभाषी लोगों को भी असुविधा होती। वास्तव में हिंदी को देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा बनाया गया था। उसे सभी भाषाभाषियों के बीच एक पुल का कार्य करना था। अतः यह सोचना कि हिंदी को लागू कर हिंदी भाषियों को परेशानी में डाला जाएगा गलत था।